हेलो स्टूडेंट, आज हम बातचीत चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है। और इस पैराग्राफ को पढ़कर इससे संबंधित जो भी पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड में पूछे गए हैं या उनकी आने की संभावना है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, उसको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। और शॉर्ट आंसर और लघु प्रश्नों को भी देखेंगे कि कहाँ से इस चैप्टर में कैसे बोर्ड प्रश्न बनाता है। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनिए। ठीक है। सुनते ही आपको आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी हो जाएगी और इसके आपको इस तरह से आप कर लेते हैं तो बोर्ड में कहीं से भी प्रश्न पूछेगा, आपको थोड़ा भी डर नहीं लगेगा और आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी होगी। और आपको इसको पढ़ लेने के बाद, अच्छे से ध्यान से सुन लेने के बाद किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं हम लोग चैप्टर। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी को दो बर्तन पास पास सटा कर रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। देखिए राइटर ने क्या कहा है यहाँ पर। जो हमारे लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो कहा है उसको हम अपने शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। उन्होंने जो कहा है कि गर्म दूध और ठंडे पानी को पास पास रख देते हैं हम लोग तो क्या होता है, एक में सटा के रख देते हैं तो क्या होता है। हम अपने घर में भी देखते हैं कि अगर हमको दूध या पानी को ठंडा करना हो, तो दूध को ठंडा करना होता हो तो हम क्या करते हैं, उसको ठंडे पानी में डालते हैं एक बर्तन में रख करके। तो हम कुछ देर के बाद देखेंगे कि क्या होता है कि जो दूध होता है हमारा ठंडा हो जाता है और पानी की जो सतह है वो गर्म हो जाती है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा है कि दो व्यक्ति पास बैठे हो तो उनका गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे वो एक दूसरे को देखे भी नहीं। ठीक है। यदि वो अपने एक दूसरे को देखे भी नहीं तो भी उन दोनों का असर जो है एक दूसरे में पहुंच जाता है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना असर होगा। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न बनता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि दो बर्तन को सटा कर रखने से क्या होगा, गर्म बर्तन और ठंडे बर्तन को सटा कर रखने से क्या होगा। ठीक है। तो उसमें एक दूसरे का असर होता है। ठीक है, ये आंसर एक बनता है। और यहाँ पर आगे देखते हैं कि जब पास बैठे का इतना असर होता है तो बातचीत का कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। ठीक है। और वस्तुतः अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण बन जाता है और तीनों चित्त मानो तीन कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति परस्पर की धारा मानो उन त्रिकोण की तीनों रेखाएं हैं। चुपचाप असर तो उन तीनों की परस्पर होती है जो बातचीत में तीनों में की गई है, मानो यह अंगूठी की नख से जड़ी है। ठीक है। देखिए इसमें लेखक ने ये कहा है कि मान लीजिए कि तीन व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है। तो वो किसकी तरह दिखते हैं, वो मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि जब तीन व्यक्ति बनते हैं तो किस तरह से दिखता है, तो एक त्रिकोण की तरह दिखता है। और बातचीत जब तीनों में होती हो तो वो किसके जैसी लगती है, तो यहाँ होगा मानो अंगूठी की नख जैसी बन जाती है। इसी तरह के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड में और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ना है और समझते हुए चलना है। आइए आगे देखते हैं। जो बातचीत तीनों में की गई वो मानो अंगूठी की नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब चार आदमी हुए तो वो बात बदकुल्फी और बिल्कुल स्थान नहीं रहता है। खुल के बात न होगी, जो बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी और गौरव और लक्ष्य की सनी होगी। देखिए
यहाँ पर लेखक ने ये कहा है, उस समय तो आगे पैराग्राफ में उन्होंने 3 व्यक्तियों की बातचीत के बारे में बात की थी। अब देखिए उन्होंने वो कह रहे हैं कि जब 4 व्यक्ति होंगे तो क्या होगा। 4 व्यक्ति होंगे तो बात कैसी होगी, बातचीत कैसी होगी, वो बिल्कुल बदकुल्फ़ी जैसी होगी। अब मानो कि वो फॉर्मेलिटी की जा रही हो, ठीक है, मतलब कि खुल के बात नहीं कर पाएंगे लोग। जब 4 लोग हो जाते हैं बातचीत में तो वो खुल के बात नहीं कर पाएंगे और गौरव की संजीदगी के लक्ष्य जैसी सनी होगी। तो ये आपका यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जब 4 आदमियों के बीच बातचीत होगी तो वह कैसी होगी, तो वह फॉर्मेलिटी जैसी होगी, ठीक है। 4 से अधिक व्यक्ति बात करेंगे तो क्या होगा, तो ये देखिए 4 से जब अधिक व्यक्ति बातचीत करते हैं तो उनके बीच क्या होता है, उसमें राम रमौल कहलाएगी। उसे हम संलाप नहीं कह सकते बात, और इसे बातचीत में अनेक भेद रहते हैं, ठीक है। और जब 2 बूढ़ों के बीच बातचीत होगी तो कैसा होगा, जमाने की शिकायत पर हुआ करती थी, ठीक है। मतलब जब 2 बूढ़े लोग बातचीत करते हैं तो किस तरह की बातचीत करते हैं, 2 बूढ़े लोग बातचीत करते हैं तो वो जमाने की शिकायत के बारे में बातचीत करते हैं और वे बाबा आदम के ज़माने जैसी दास्तां शुरू कर देते हैं। ये तो जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होता है। ये हम अपने घर में भी देख सकते हैं, हम अपने घरों में भी चाहे आसपास भी देख सकते हैं। जो बूढ़े लोग हैं जो बातचीत करते हैं, चाहे हमारे दादा दादी हों, तो वो क्या करते हैं, जब बैठते हैं आपस में तो वो अपने ज़माने की बातें, अपने ज़माने की सीख को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए देखते हैं इस चैप्टर में और क्या है। और देखिए एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाए तो पहरा बीत जाने का पर भी अंत न होगी, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि बूढ़े लोगों की बातचीत एक बार छूट जाती है, नहीं कह पाते अपनी बात को, तो वो क्या होगा, एक पहर बीत जाएगी तो भी उनके बात का अंत नहीं होता है। प्राय अंग्रेजी राज प्रदेश, पुराने समय की रीति का अनुमोदन, ये सारी चीज़ें वो बातचीत में करते हैं अपने समय के। और देखिए यहाँ पर और इसके आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि 2 सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला होता है, ठीक है। 2 सहेलियों की बातचीत कैसी होगी, रस का समुद्र मानो उमड़ चला है और उसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसी रस की बातें सुनी हो या कभी भाग्य लड़ा है। मतलब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब 2 सहेलियाँ बातचीत करती हैं तो कैसा बातचीत होता है। तो देखिए यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि जब 2 सहेलियाँ बातचीत करती हैं तो कैसा होता है बातचीत, तो उनका बातचीत ऐसा होता है जैसे रस का समुद्र मानो उमड़ चला हो। यहाँ से एक प्रश्न बनता है आपका, और इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्होंने ऐसी बात सुनी हो, ठीक है। देखिए इस पूरे पैराग्राफ में लेखक ने क्या कहा है, इसकी एक समरी देख के चलते हैं। देखिए 2 ही 3 चीज़ पे फोकस किया है लेखक ने। एक तो गर्म दूध और ठंडे पानी को पास में रखने से एक दूसरे पर उसका असर होता है, उसी तरह से व्यक्ति की बातचीत पर असर पड़ता है, ठीक है। उन्होंने फिर उसके बाद क्या कहा है कि 3 व्यक्तियों की बातचीत कैसी होगी, 3 व्यक्तियों की बातचीत कैसी होती है, फिर 4 व्यक्तियों के बीच बातचीत कैसी होती है, बूढ़ों की बातचीत कैसी होती है और सहेलियों की बातचीत कैसी होती है। ये इस पैराग्राफ से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं और लघु उत्तरीय भी प्रश्न बनते हैं और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिए और समझते हुए चलिए। देखिए इसके बाद उन्होंने कहा है, नेक्स्ट पैरा में क्या कहा है कि 2 बूढ़ियों की बातचीत का प्रकरण बहू बेटी वाली होती है और अपनी बहुओं और बेटों का गिला शिकवा होगा। देखिए इसके आगे लेखक ने कहा है कि मान लीजिए कि 2 बूढ़ी लोग हैं, वो बैठती हैं तो क्या करती हैं, तो वो लोग क्या करती हैं, अपनी बहू बेटी की शिकायत करती है। आगे चलिए 2 लड़कों की बातचीत कैसी होगी, यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है कि आइए देखते हैं कि 2 लड़कों की बातचीत कैसी होगी। 2 लड़कों की बातचीत, खिलाड़ी हुए तो अपनी तारीफ
करने के बाद वो कोई साठगांठ करेंगे और अपनी शैतानी जाहिर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो लड़कों की बातचीत कैसी होगी? अगर वो खिलाड़ी खेल खेलते हैं तो अपनी गेम्स की तारीफ करेंगे और अपनी शैतानियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और कोई लड़का पढ़ने में तेज हुआ तो अपने स्कूल का ही सारा बात करेगा। और देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद लेखक ने कहा है कि ये क्या इसके बाद जो है वो राजकाज व्यापार संबंधी बातचीत कैसी होती है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बातचीत तो दो मित्रों के प्रेम लाभ इत्यादि हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है और इससे लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवाई होकर दोनों का विवाह संबंध में कुछ बातचीत होती है। देखिए दो व्यापार के वालों के बीच कैसी बातचीत होती है तो, और उसके बाद हमारे देश के अशिक्षित लोग जो हैं वो कैसी बातचीत करते हैं। हमारे देश के जो अशिक्षित लोग हैं वो हमेशा लड़के लड़कियों की शादी विवाह के बारे में बातचीत करते हैं और विवाह कहाँ ठीक होगा, किसके साथ ठीक हुआ, इस तरह का उनका बातचीत का विषय होता है। आइए इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखक क्या कहते हैं। लेखक ये कहते हैं कि यूरोप के लोगों को बातचीत करने का हुनर है और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ पर बढ़ा है और यूरोप और स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते हैं। इसकी पूर्ण शोभ कला काव्य प्रवीण विद्वान मंडली में है। देखिए और यहाँ से प्रश्न ये बनता है जो बोर्ड में पूछा जाता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है, यूरोप के लोग में, अमेरिका के लोग में, ब्रिटेन के लोग में। तो आप क्या टिक करेंगे? यूरोप के लोग में। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ से पाया जाता है? यूरोप के लोगों में। आगे चलिए, इसके बाद आगे बातचीत में देखिए लिखा हुआ है कि सुदृढ़ संगोष्ठी, इसी का नाम है सुदृढ़ गोष्ठी। बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत और पंडितई का अभिमान या कपट कहीं भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों के बरकते हुए चतुर सयाने बातचीत को सरस रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि जो भी बातचीत करना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जिन लोगों में पाया जाता है वो इतनी अच्छे तरीके से बात करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि उनमें अभिमान है, कि वो आप इतनी चतुराई से बात करते हैं कि आप उनके बात करने का मतलब, उसके पीछे का मकसद या उद्देश्य को आप नहीं समझ पाते। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं कि जहाँ से इम्पॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में, हम आपको वहीं से जहाँ से प्रश्न बनते हैं वहीं से हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों और कारखानों आदि में बड़े बड़े काम इसी तरह से पहले दो दिली दोस्तों के बीच बातचीत शुरू हुए और उसके उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य जीविका चलाने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कह रहा है, लेखक कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए ही जो आज के समय का जो व्यवसाय दिख रहा है वो कैसे शुरू हुआ है, कैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां शुरू हुई हैं। तो लेखक का कह रहे हैं कि ऐसे ही जब दो तीन दोस्त आपस में बातचीत किए होंगे, बातचीत करने के बाद उन्होंने कोई व्यवसाय शुरू किया होगा, व्यवसाय से दो तीन मनुष्य जॉब में लगे होंगे आदमी, उसके बाद उन्होंने और लोगों को काम देना, जीविका चलाने वाली काम देना शुरू किया होगा और इस तरह उनकी आमदनी लाखों की हो गई होगी और उन लोगों ने इस तरह से व्यवसाय को बढ़ाया, यानी बातचीत के जरिए ही व्यवसाय भी बढ़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैरा में है कि यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है और जिसमें दूसरों के फ़कीर होने की बहुत आवश्यकता है और बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं, जो दो ही तरह पर हो सकता है। तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे जी, हम ही जाकर दूसरों की कृतार्थ करें, पर यह तब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते हुए देर नहीं लगता।
देखिए रसाभास का मतलब होता है कि महसूस होना, किसी चीज़ का आंतरिक महसूस होना। तो बातचीत में लिखा है कि यहाँ पर हम क्या करें कि कोई क्योंकि जो महाशय यहाँ अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती, और तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उन्हीं के यहाँ गए तो पहले बिना बुलाए जाना अनादर का मूल है, और जाने पर मन माफिक बर्ताव न किया जाना मानो दूसरे प्रकार का नया घाव है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो बातचीत है वो हम अगर मान लीजिए किसी के यहाँ जाते हैं, बिना बुलाए जाते हैं हम, तो क्या होता है कि वहाँ उनको मालूम नहीं होता और हमारे मन मुताबिक हमारा वहाँ पे आदर भाव नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए सबसे उत्तम प्रकार की बातचीत करने में हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सकें कि अपने बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति परीक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, और प्रकारात्मक संसार का यह बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और यह एक चमन निस्ता है, और जिसमें हम किस्से के बेल बूटे खिले हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें है जो इस पैराग्राफ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसको हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं कि बातचीत कब तक संभव है। ठीक है, इसमें हम बातचीत कब तक कर सकते हैं, तो इसका सही उत्तर है बिना किसी दूसरे मनुष्य के। और बातचीत का निम्नतम ढंग क्या है कि ऊपर वाले पैराग्राफ में था कि बातचीत का निम्नतम ढंग क्या है, तो एक दूसरे के यहाँ बुलाए जाकर बात करना। और बातचीत का सर्वोत्तम ढंग क्या है, इससे पहले देखिए ऊपर एक क्वेश्चन था ना कि बातचीत का सर्वोत्तम ढंग क्या है, उत्तम तरीका क्या है बातचीत करने का। ये देखिए बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है, तो बातचीत का सबसे उत्तम तरीका यह है कि हम अपने आप से ही बात करें। ठीक है, क्योंकि हमारे जो मन में विचार उत्पन्न होते हैं उसको हमसे अधिक कोई और नहीं समझ सकता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। यदि हम उस पे काबू कर लें तो क्रोधादि बड़े अजय शत्रु बिना किसी प्रयास की जीत में वश कर डाला, और इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यथावत साधनों का मूल है, और शक्ति परम पूज्य मंदिर परमार्थ एकमात्र सोपान है। इससे हम लेखक की बातों को अच्छे से समझ सकते हैं कि लेखक यहाँ पर ये कहना कह रहे हैं कि हम अवाक होकर के, मतलब कि या तो अपने से बातचीत करके या बिना बोले जो हमारे मन में क्रोध आता है। मान लीजिए जब हमारे मन में बहुत ज़्यादा किसी के प्रति क्रोध आता है तो हम बोले नहीं, हम अवाक रहें, बिना बोले रहें, और इससे क्या होगा कि हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बिना किसी उस पर वार के हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और यही जो है हमारी जो शक्ति है वो परम पूजनीय मंदिर है और परमार्थ का एकमात्र सोपान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं इसको भी हम देखते चलें। तो ये क्या, बातचीत में प्रपंच संसार का सबसे बड़ा आईना क्या है। बातचीत का जो प्रपंच है उसका सबसे बड़ा आईना क्या है, तो उसका सबसे बड़ा आईना है भीतरी मनोवृत्ति, यानी अपने आप से बात करना। जिह्वा में काबू करने से क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि जिह्वा पे काबू करते। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि जिह्वा पर काबू करने से क्या होता है, तो इसे क्या होगा कि क्रोध आदि बड़े शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो आज इस चैप्टर में इतना ही। फिर नेक्स्ट चैप्टर को हम पढ़ने से पहले इस चैप्टर में जो भी बोर्ड में संभावित आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम एक क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम जो क्लास करेंगे उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उनको करेंगे। चलिए, थैंक यू।